दो, धारा 2 क्या है? परिभाषा, जो कि परिभाषा से अब तो एएसआई में परिभाषा से मुश्किल है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है लेकिन नहीं देता है। लेकिन जानना जरूरी है कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है ना, तो परिभाषा में इस तरह से पूछता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धारा 2 को हम लोग अच्छे से और विस्तार से जानेंगे इसके विषय में, धारा 2 क्या बोलता है। धारा 2 में एक पहला तो क्या है, देखिए हम केवल ABCD लिखते हैं, या क ख ग 2A में है बल, और जब 2A में है बल तो बल से रेल सुरक्षा बल की धारा 3 के अधीन गठित का अर्थ है। बल का अर्थ क्या है? रेल सुरक्षा बल की धारा 3, जो इसकी धारा जो है 3 में जो है गठित बल के बारे में बताया गया है, वही धारा 3 का जो है उसी के विषय में बल को डिफाइन किया गया है। और 2 का B क्या है? 2 का B महानिदेशक, महानिदेशक, महानिदेशक। 2 के B में क्या है? महानिदेशक, महानिदेशक से बल के महानिदेशक से है। बल का और महानिदेशक से बल का अर्थ है महानिदेशक से है, जिसकी नियुक्ति धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन की गई है। अब जो ये महानिदेशक है, अब उसकी नियुक्ति, महानिदेशक को कहीं न कहीं डिफाइन किया गया है, तो धारा 2 के B में महानिदेशक को डिफाइन किया गया है। वहीं नियुक्ति का, इसकी जो नियुक्ति के बारे में बताया गया है धारा 4 के उपधारा 1 में, धारा मतलब सेक्शन जो है 4 के उप सेक्शन 1 में, उप सेक्शन 1 में इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अब इसमें आता है 2 का B का A। 2 का B का A क्या बोलता है? भर्ती किया गया बल सदस्य, भर्ती किया गया बल सदस्य, मतलब जो भी बल सदस्य 2 का B का A में बोलता है भर्ती किया गया बल सदस्य, भर्ती किया गया बल सदस्य, इसको हम लोग बोलते हैं एनरोल्ड बल सदस्य। एनरोल्ड बल सदस्य में बल का कोई अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या किसी अवर अधिकारी के रैंक से निम्नतम रैंक का कोई अन्य सदस्य का अर्थ है। इसमें जो भर्ती के बल सदस्य है, इसमें कौन कौन आते हैं, इसके विषय में आज हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनरोल्ड बल सदस्य। बल का कोई अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी हमारा कौन आ गया? ASI टू IPF, ASI टू IPF आ गया। फिर बोलता है अवर अधिकारी, अवर अधिकारी हमारा आ गया जो है हेड कांस्टेबल या अवर अधिकारी से निम्नतर रैंक का कोई अन्य सदस्य। हेड कांस्टेबल से नीचे का कोई सदस्य, नीचे का सदस्य। तो हमारा जो एनरोल्ड बल सदस्य हैं वो IPF से बिलो, IPF से बिलो, IPF से जो नीचे हैं वो सब क्या आते हैं? हमारे एनरोल्ड बल सदस्य, मतलब भर्ती किया गया बल सदस्य। आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि जो कभी कभी इसमें देखिए अक्सर एग्जाम में इस धारा 2 के B से क्वेश्चन आपको फंसा देगा। अगर इसी में आपको दे देगा जो है ASC से बिलो, IPF से बिलो
ASI से बिलो या नन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो यही चीज़ दिया गया है। ASI टू IPF, हेड कांस्टेबल से नीचे का कोई सदस्य, हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के नीचे का कोई सदस्य, तो ये सब हमारे एनरोल्ड बल सदस्य में आते हैं। तो सीधे सीधे हम इस बोल देंगे IPF से बिलो, मतलब IPF भी है इसमें, IPF से बिलो जो दिया गया है इसमें IPF से बिलो, मतलब IPF से जो IPF है मतलब ASI टू IPF और हेड कांस्टेबल से नीचे, मतलब IPF से जितने बिलो हैं सब जो है एनरोल्ड बल सदस्य में आएंगे। 2 का B का B, 2 के B का B भर्ती किया गया बल सदस्य हो गया। अब 2 का B बोलता है बल अभिरक्षा, बल अभिरक्षा। देखिए 2 का B बोलता है बल अभिरक्षा। बल अभिरक्षा से क्या तात्पर्य है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स कस्टडी। मतलब जब इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसके नियमों के अनुसार किसी बल सदस्य की गिरफ्तारी या उसका परिरोध या कन्फाइनमेंट का अर्थ है। मतलब बल अभिरक्षा का जो अर्थ है किसी बल सदस्य को रोकना, उसको कस्टडी में लेना, और इंग्लिश में बोलते हैं उसका परिरोध या कन्फाइनमेंट का अर्थ है बल अभिरक्षा। बल को अपने अभिरक्षा में ले लो। जैसे कभी कभी कोई बल सदस्य को जो है अभिरक्षा में लेना पड़ता है जब कोई बल सदस्य ऐसा कोई काम करता है जिसके कारण जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 का C। 2 का C क्या है, बल सदस्य। अब देखो बल सदस्य हमने पढ़ लिया, भर्ती किया गया बल सदस्य और बल सदस्य। बल सदस्य का अर्थ उस व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के तहत की गई है। बल के सदस्य की नियुक्ति इस अधिनियम के तहत की गई है। बल सदस्य का अर्थ है उस व्यक्ति की, ये जो बल सदस्य का अर्थ है उस व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम की तहत की गई है। अब वही आ जाइए नेक्स्ट परिभाषा में 2 का C का A। 2 का C का A है यात्री। 2 का C का A है यात्री। यात्री का अर्थ, अब यात्री को कैसे डिफाइन किया गया है, यात्री का अर्थ माना जाएगा कि रेल अधिनियम 1989 में वर्णित है। जो यात्री को डिफाइन किया गया है वह रेल अधिनियम मतलब रेलवे एक्ट की 1989 की परिभाषा में जो है इसको जो है डिफाइन किया गया है। अब आ जाते हैं 2 का C का B। अब 2 का C का A हो गया है, अब इसका B देख लेते हैं। अब यात्री हो गया तो यात्री परिसर, यात्री है तो यात्री परिसर, यात्री है तो उसका परिसर होगा ना, यात्री कहाँ जाएगा, स्टेशन में उसको कुछ नाम दिया जाएगा, तो यात्री परिसर। यात्री परिसर इसके अंतर्गत जो यात्री का परिसर है कि नहीं यात्री कहीं भी घूम रहा है, यात्री ही है, यात्री कहीं भी घूमे कैसे घूमे उसका कुछ स्थान निर्धारित किया गया है। इसमें रेल, प्लेटफार्म, रेलगाड़ी, यार्ड व अन्य वह स्थान शामिल है जहां पर यात्रियों का अक्सर आना जाना होता है। देखिए पहला चीज़ क्या है यात्री का, रेल का जो प्लेटफार्म है, रेल का जो है प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म,
रेलगाड़ी जिसमें यात्रा करता है, रेलगाड़ी जिसमें यात्रा करते हैं, और यार्ड, यार्ड व अन्य ऐसा स्थान, वह इसमें देखो यहाँ पे एक क्या है डिफाइन, जहाँ पर वह अन्य वह स्थान शामिल है जहाँ पर यात्रियों का आना जाना है, जहाँ पर यात्रियों का आवागमन शामिल किया गया है। 2 का डी, सी हो गया, 2 का डी, 2 के डी में निर्धारित के बारे में बताया गया है। 2 का डी में निर्धारित, 2 का डी निर्धारित, और निर्धारित से अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों से निर्धारित है। निर्धारित का अर्थ है इस जो अधिनियम बना है उसके अंतर्गत बनाए नियमों के निर्धारित है। अब 2 का डी हो गया। 2 का ई, 2 का ई हमारा हो गया रेल संपत्ति, रेल संपत्ति। 2 के डी में रेल संपत्ति। और रेल संपत्ति में क्या क्या आते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से इसके विषय में जान लेते हैं कि रेल संपत्ति में क्या क्या आते हैं। किसी रेल प्रशासन का अथवा उसके भार साधन, चार्ज या कब्जे में कोई माल, धन या मूल्यवान प्रतिभूतियां, जीव जंतु भी हैं। देखिए इसमें क्या क्या दे दिया है। पहले उसके जो चार्ज में, जब भी कोई रेल संपत्ति कब होगा, जब उसके चार्ज में आएगा, जब उसके चार्ज में, या उसको बोलते हैं भार साधन, भार साधन में आएगा, या कब्जा आएगा, या उस पे जो है रेलवे का कब्जा होगा। कोई माल, माल आ गया, धन, धन भी हो गया, मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति। देखिए पहला सृष्टि क्या बोला था, चार्ज में, भार साधन में या कब्जा में कोई माल, धन या माल, धन, मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, मूल्यवान प्रतिभूतियाँ। ये प्रतिभूतियाँ क्या है, जो कोस्टली इसमें दस्तावेज भी सम्मिलित किया गया है मूल्यवान प्रतिभूतियाँ में, और साथ में इसमें जीव जंतु को भी शामिल किया गया है, जीव जंतु भी इसमें आ जाएंगे। अब रेल संपत्ति तो समझ में आ गया कि रेल संपत्ति में क्या क्या है। अब 2 का ई हमने पढ़ लिया कंप्लीट। अब 2 के ई के ए में देखते हैं। 2 का जो ई है उसके सब क्लास ए में, 2 के ई के ए में अधीनस्थ अधिकारी के बारे में बताया गया है। अधीनस्थ, अधीनस्थ अधिकारी। वहीं हम जो है एनरोल्ड बल सदस्य के बारे में पढ़े थे 2 के बी के ए में, 2 के बी के ए में आईपीएफ टू बिलो, मतलब आईपीएफ से नीचे जो है एनरोल्ड बल सदस्य, आईपीएफ को लेकर। और वहीं जो है 2 के ई के ए में अधीनस्थ अधिकारी के बारे में बताया गया है। अधीनस्थ अधिकारी कौन कौन आते हैं, एएसआई टू आईपीएफ, एएसआई टू आईपीएफ अधीनस्थ अधिकारी के बारे में है। अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ है निरीक्षक, उपनिरीक्षक या सहायक उपनिरीक्षक के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। जो भी कोई व्यक्ति बल में नियुक्त किया गया है वह एएसआई है या एसआई है, एएसआई, एसआई या आईपीएफ है, वह अधीनस्थ अधिकारी के रूप में आते हैं। अब आएंगे हम लोग 2 का एफ। 2 का एफ क्या है, वरिष्ठ अधिकारी हैं। वरिष्ठ अधिकारी रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से
कोई का अर्थ है और इसके अंतर्गत बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है। वरिष्ठ अधिकारी में क्या क्या आते हैं? धारा 4 में जो नियुक्त अधिकारी हैं और इसके अंतर्गत बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है। वरिष्ठ अधिकारी तो समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग समझते हैं अवर अधिकारी। 2 का F का A, ये कहाँ परिभाषित किया गया है? 2 के F के A में। 2 के F के A में अवर मतलब इसको हेड कांस्टेबल अवर अधिकारी को परिभाषित किया गया है। अवर अधिकारी से अर्थ है, अवर अधिकारी से अर्थ हेड कांस्टेबल या नायक के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति है। अब अवर अधिकारी देखिए, हेड कांस्टेबल नायक, लेकिन नायक नहीं, हेड कांस्टेबल ही माना जाएगा जो अवर अधिकारी हैं, क्योंकि जो संशोधन हुआ था, संशोधन इसके बारे में तभी हमने भी कभी नहीं पढ़ा है। तो इसमें जो है हेड कांस्टेबल को अवर अधिकारी के रूप में माना जाएगा। कुछ बुक्स में होते हैं, इस बुक्स हमारे पास एक बुक है उसमें देख लेते हैं। अवर अधिकारी से अर्थ हेड कांस्टेबल या नायक के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। वैसे तो हमें हेड कांस्टेबल अभी तक हम लोग जानते थे, तो हेड कांस्टेबल ही माना जाएगा। चलिए परिभाषा को हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, देखिए बल है महानिदेशक, भर्ती किया गया बल सदस्य, बल अभिरक्षा, बल सदस्य, यात्री परिसर, निर्धारित रेल संपत्ति, फिर उसके बाद अधीनस्थ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, फिर अवर अधिकारी। एक बार ऐसे सीधे सीधे उसको जो है रिवीजन कर लेंगे, फिर सीधे सीधे कर लेते हैं। 2 के ए में बल, 2 के बी में महानिदेशक, 2 के बी के ए में भर्ती किया गया बल सदस्य, 2 के बी में बल अभिरक्षा, 2 के सी में बल सदस्य, 2 के सी के ए में यात्री, 2 के सी के बी में यात्री परिषद, 2 के डी में निर्धारित, 2 के ई में रेल संपत्ति, 2 के ई के ए में अधीनस्थ अधिकारी, 2 के एफ में वरिष्ठ अधिकारी, 2 के एफ के ए में अवर अधिकारी। अब देखिए 2 का सी जो है बल सदस्य हो गया, यात्री परिषद, एक साथ याद कर लो। मोस्ट याद कर लो रेल संपत्ति, और एक मोस्ट है आपका 2 का एफ का अवर अधिकारी। और कुछ नहीं है, एक बार परिभाषा को फिर से हम लोग लर्न कर लेते हैं। 2 का ए में बल, 2 के बी में महानिदेशक, 2 के बी के ए में भर्ती किया गया बल सदस्य, 2 के बी के बी में बल अभिरक्षा, 2 के सी में बल सदस्य, 2 के सी के ए में यात्री, 2 के सी के बी में यात्री परिषद, 2 के डी में निर्धारित, 2 के ई में रेल संपत्ति, 2 के ई के ए में अधीनस्थ अधिकारी, 2 के एफ में वरिष्ठ अधिकारी, 2 के एफ के ए में हेड कांस्टेबल, उसको अवर अधिकारी बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि एनरोल्ड बल सदस्य कौन है इनमें से। अभी एनरोल्ड बल सदस्य जो हम लोगों ने पढ़ा है कि एनरोल्ड बल सदस्य मतलब भर्ती किया गया बल सदस्य, तो इसके बारे में जो हमने बताया है, इसको हम लोग अच्छे से जो है माइंड में जो है कंसेप्ट कर लेंगे कि एनरोल्ड बल सदस्य किसे कहते हैं। आप लोग सीधे सीधे कन्फर्म है, आईपीएफ से बिलो, आईपीएफ प्लस उसके नीचे भी जितने बल सदस्य हैं सब एनरोल्ड बल सदस्य में आते हैं।
अधीनस्थ अधिकारी तो पता है, अधीनस्थ अधिकारी वही है जो एएसआई, एसआई, आईपीएफ, एएसआई टू आईपीएफ अधीनस्थ अधिकारी में है। अवर अधिकारी में हेड कांस्टेबल है, और जो बल है, बल में सब है। तीन, धारा 3 में दिया गया है बल का गठन। बल का जो है गठन है वो धारा 3 में जो है बताया गया है। धारा 3 में जो है बल के गठन के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गठित और स्थापित संघ का सशस्त्र बल होगा। धारा 3 का जो पहला पॉइंट बोलता है केंद्र सरकार के द्वारा गठित स्थापित संघ का सशस्त्र बल होगा। संघ का सशस्त्र बल होगा। संघ का सशस्त्र बल होगा। और यह रेल संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और बचाव करेगा। मतलब धारा 3 में जो बल है, बल का गठन दिया गया है, उसमें बोलता है संघ का सशस्त्र बल होगा। यह जो है रेल संपत्ति का जो है, रेल संपत्ति का बेहतर बचाव और सुरक्षा करेगा, जिसे हम रेल सुरक्षा बल कहा जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आरपीएफ बोलेंगे, रेल सुरक्षा बल कहा जाएगा। इसका जो है दूसरा पॉइंट में बोलता है इस बल का संगठन इस प्रकार होगा, इस बल का संगठन इस प्रकार होगा। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, इसमें जो है इस जो बल का संगठन होगा उसके दूसरे पॉइंट में बोलता है इसमें वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी और अन्य भर्ती के, मतलब वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, फिर अवर अधिकारी और भर्ती किया गया अन्य बल सदस्य शामिल होंगे, और उसकी उतनी संख्या होगी जो उसका निर्धारित किया जाएगा, उसका वेतन और पारिश्रमिक मिलेगा जो कि निर्धारित किया जाएगा। 2 में बोलता है जो इसके बल का गठन में, इसमें वरिष्ठ अधिकारी, अवर अधिकारी, भर्ती किए गए बल सदस्य को उनके जो है, जो उनका वेतन है, पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक है मतलब जो मेहनताना उसको बोलते हैं, जो उनका मेहनताना है, पारिश्रमिक है, उनको और कितनी की संख्या क्या होगी, ये जो है धारा 3 की उपधारा 2 में बताया गया है। वही हम लोग चलते हैं धारा 4 की तरफ। 4 में बोलता है वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकार। धारा 4 क्या बोलता है, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकार। जो हमारे सुपरियर ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति जो है धारा 4 में बताया गया है। तो धारा 4 क्या बोलता है, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को, देखो जो पहला व्यक्ति है इसके जो है पहले पॉइंट में बोलता है, इसका जो पहला पॉइंट बोलता है केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक नियुक्त कर सकेगा। मतलब जो डीजी की नियुक्ति है, जो डीजी की नियुक्ति है वो धारा 4 के अंदर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि डीजी की नियुक्ति कहाँ दिया गया है, जो हमारे डीजी है उसकी नियुक्ति के बारे में कहाँ बताया गया कि किस तरह से डीजी नियुक्त होकर आरपीएफ में आएंगे। तो ये धारा हमारा 4 में जो वरिष्ठ अधिकारी दिए गए हैं उसी में 4 में ही बताया गया है केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी, और अन्य व्यक्तियों को, डीजी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को, जैसे आईजी, डीआईजी, सीनियर डीएससी, सीनियर डीएससी जो भी हैं, और एएससी, डीजी, आईजी, आईजी को अब हम लोग पीसीएससी बोलते हैं, पीसीएससी, आईजी को अमेंडमेंट हुआ जो है इसको पीसीएससी हम लोग बोलते हैं आईजी साहब को। तो डीजी, आईजी,
सॉरी आईजी या पीसीएससी, डीआईजी, सीनियर डीएससी, डीएससी, एएससी, इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर सकेगी। तो फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। धारा 4 का पहला पॉइंट, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को बल का महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी और अन्य व्यक्तियों को बल का महानिरीक्षक, अवर महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, ज्येष्ठ कमांडेंट या सहायक कमांडेंट नियुक्त कर सकेगी। धारा 4 कंप्लीट। अब हम धारा 4 का जो है उपधारा 2 की तरफ चलते हैं। इस प्रकार नियुक्त किए गए महानिरीक्षक और प्रत्येक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को वह शक्ति और अधिकार प्राप्त होंगे। देखिए जो 4 में बताया गया है कि इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति होगी और उसके जो है दूसरे पॉइंट में बताया गया है नियुक्ति तो हो गई 4 में, 4 के उपधारा 1 में जो है 4 का उपधारा 1 में नियुक्ति हो गई और उपधारा 2 में उसका जो है बताया गया है कि जो भी नियुक्त किए गए महानिरीक्षक और प्रत्येक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को वह शक्ति प्राप्त होंगे और वह अपने कमांड के अंतर्गत उनका प्रयोग बल के सदस्यों पर कर सकेंगे। मतलब इनका नियुक्ति हो गया जो है, नियुक्ति के बाद इनके जो है कमांड जो होगा ना ये अपने बल सदस्यों पर प्रयोग करेंगे। इस अधिनियम में अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। मतलब 4 के जो है फर्स्ट पॉइंट में इनकी नियुक्ति हो गई। नियुक्ति कहाँ से हुई? केंद्र सरकार द्वारा। जब केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति हो गई तो 2 में इनको बताया गया कि जो भी नियुक्त किए गए हैं महानिरीक्षक, वरिष्ठ महाअधिकारी, वह अपने कमांड के अंतर्गत जो इनका कमांड इसमें दिया गया है वो अपने बल सदस्यों पर प्रयोग करेंगे, उचित प्रयोग करेंगे, बल सदस्यों पर प्रयोग करेंगे। अब 5 को जो है धारा जो 5 दिया गया है बल के सदस्यों की पद और श्रेणियां। 5 दिया गया है बल के सदस्यों के पद और श्रेणियां, पद व श्रेणियां। बल के सदस्यों के पद और श्रेणियों को इसको लोप किया गया है। पहले था लेकिन अभी जो इसको लोप किया गया था। जो 1985 में जो इसका संशोधन हुआ ना, तो 1985 में जो अभी ये पूछ सकता है इसको कब लोप किया गया, तो इसको 1985 में जब संशोधन किया गया ना तो इसको लोप किया गया। 1985 में ये लोप किया गया। अब 6 पढ़ते हैं। एनरोल्ड बल सदस्यों की नियुक्ति। अब एनरोल्ड बल सदस्यों की नियुक्ति, एनरोल्ड बल सदस्यों की नियुक्ति। अब एनरोल्ड बल सदस्य कौन कौन है? हम लोग पढ़े थे एनरोल्ड बल सदस्य कौन कौन है। तो एनरोल्ड बल सदस्य के बारे में हम लोग पढ़े थे धारा जो है 2 का बी के ए में, 2 के बी के ए में पढ़े थे भर्ती किया गया बल सदस्य या एनरोल्ड बल सदस्य। तो एनरोल्ड बल सदस्य कौन है? आईपीएफ प्लस बीलो। आईपीएफ भी रहेंगे, उससे नीचे के जो भी रहेंगे वो एनरोल्ड बल सदस्य में आते हैं। अब एनरोल्ड बल सदस्य की नियुक्ति के बारे में जो है धारा 6 में जो है बताया गया है। इसमें बोला गया है भर्ती किए गए सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति
अब इनको नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? महानिरीक्षक, अवर महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक की होगी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करेंगे। मतलब जो एनरोल बल सदस्यों की नियुक्ति है, ये किसको किसको पावर दिया गया है, कौन कौन है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे PCSC, DIG, सीनियर DSC, ASC, जो कि एनरोल्ड बल सदस्यों की नियुक्ति इसमें भी है, किसको कितना पावर दिया गया है, ये इसमें जो है डिफाइन किया गया, बताया गया है कि किसको कितना पावर दिया गया है। मतलब कभी कभी होता है इनके द्वारा जो है भर्तियाँ निकाली गई है, भर्ती के इनको पावर दिया गया है, तो इनके द्वारा होगा भर्ती। परंतु अभी तक हम लोग यहाँ तक जो समझ रहे थे, परंतु के बारे में यही सब इसमें भी जो है आएगा। परंतु इस धारा के अधीन नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी, जो इनकी शक्ति है इनके द्वारा भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा, जिसे महानिरीक्षक या अवर महानिरीक्षक संबंधित उप महानिरीक्षक आदेश द्वारा उल्लिखित करे। अगर आदेश द्वारा उल्लिखित करने पर अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी जो है एनरोल्ड बल सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब 7 पढ़ लेते हैं। 7 में दिया गया है एनरोल्ड बल सदस्यों को प्रमाण पत्र, जो भी इसमें जो है 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। एनरोल्ड बल सदस्यों को प्रमाण पत्र, एनरोल्ड बल सदस्यों को प्रमाण पत्र। एनरोल्ड बल सदस्यों के प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट बोला गया है, बल के प्रत्येक सदस्य को उसकी नियुक्ति के पश्चात एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है। जब ये एनरोल्ड बल सदस्य भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के बाद इनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जो कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है। और कहाँ परिशिष्ट में दर्शाया गया है, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। और उस पर महानिरीक्षक, और ये भी जान लेते, ये जो प्रमाण पत्र है उस पर महानिरीक्षक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी की मुहर होगी। जो ये प्रमाण पत्र होगा इस पर जो है महानिरीक्षक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी की मुहर होगी, जिसको संबंध में महानिरीक्षक, अवर महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक नियत करे। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को बल के सदस्य का अधिकार प्राप्त होगा। जो ये प्रमाण पत्र मिलेगा तो बल में जो है का एक प्रमाण पत्र जो मिलेगा, इसको जो है और बल का यह अधिकार हो जाएगा कि वह बल का सदस्य है। और दूसरा पॉइंट इसका बोलता है, अगर व्यक्ति बल में न रहे या बल का सदस्य न रहे तो क्या बनाया जाएगा इसको, यह प्रमाण पत्र प्रभाव रहित माना जाएगा। मतलब यह प्रमाण पत्र प्रभाव रहित हो जाएगा। जैसे ही बल में नहीं रहेगा व्यक्ति तो यह प्रमाण पत्र प्रभाव रहित हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, एनरोल्ड बल सदस्यों को प्रमाण पत्र क्या होगा, एक परिशिष्ट मिलेगा, इस पर एक मुहर होगी जो निर्धारित किया जाए, परिशिष्ट के अनुसार दिया जाएगा। और उसको जो है जैसे ही प्रमाण पत्र मिलता है तो वह बल का अधिकार हो जाएगा, वह बल सदस्य
को एक अधिकार के रूप में प्रयोग करेगा। अगर दूसरा पॉइंट बोलता है अगर वह बल में नहीं रह जाता है तो वह प्रमाण पत्र प्रभावहीन माना जाएगा या प्रभाव रहित माना जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।